के घर में काफी ज्यादा झाले लग जाते हैं। तो सरिता थी वो अपने नौकर से कहती है कि यार घर में बहुत ज्यादा झाले हो गए हैं, तुम एक काम करो, इतवार के दिन जो सारे झाले हैं, सारे कमरों के झाले जो हैं उसे साफ कर दो। नौकर जो था वो कहता है जी मालकिन, अब जैसा कहें, इस रविवार को ही मैं जो सारे झाले हैं एक एक करके कमरे के साफ कर दूंगा। और उसके बाद से दोस्तों अगला रविवार जो पड़ता है, जो नौकर होता है वो सुबह उठते ही लग जाता है साफ सफाई में, वो झालों को साफ कर रहा होता है। तभी झाला साफ करते करते जो झाड़ू होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद से जो नौकर होता है वो अपनी मालकिन को आवाज देने लगता है। वो कहता है मालकिन, मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, जिस कारण से मैं झाड़ू उठा नहीं पा रहा हूँ, अगर आप मेरे आसपास हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मुझे झाड़ू उठाकर दे दीजिए। जो मालकिन होती है वो आती है और अपने नौकर को झाड़ू उठाकर देने लगती है। तभी उसकी नजर जो है ऐसी जहां पड़ जाती है, वो ऐसी चीज देख लेती है अपने नौकर की, जिसे देखने के बाद दोस्तों उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों आखिर में उस मालकिन ने ऐसा क्या अपने नौकर में देख लिया था कि जो मालकिन है वो आए दिन बेचैन रहने लगी थी। तो कहानी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो दोस्तों इस कहानी को थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिएगा जरूर। और ये कहानी आप सुन रहे हैं तो दरवाजे की जो कुंडी है उसको लगा लीजिए और आराम से हेडफोन लगाकर इस कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, श्रुतिका, नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। तो चलो दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बहुत ज्यादा अमीर महिला जिसका नाम सरिता होता है। सरिता जो थी दोस्तों जो मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है। उसके जो पिता थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इसीलिए और उनकी जो लड़की थी वो इकलौती ही लड़की थी सरिता। सरिता अपने 4 भाइयों में इकलौती संतान थी। तो इसलिए जो सरिता के माता पिता है सरिता को बेहद प्यार करते हैं। अब ऐसे में जो सरिता थी इतना लाड प्यार पाने के बावजूद भी सरिता काफी ज्यादा अच्छी, सुलझी, होनहार लड़की थी। सरिता इस बात का कभी भी फायदा नहीं उठाती कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। सरिता चाहती तो ना जाने वो कितने लड़कों को, उंगलियों पे कितने लड़कों को वो नचा चुकी होती। उसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उसके बाद से जो सरिता है वो बीए कंप्लीट कर लेती है। बीए कंप्लीट करने के बाद से जो सरिता के पिता होते हैं सरिता से पूछते हैं कि सरिता तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका अमेरिका में बिजनेस है और वो भोपाल का रहने वाला है और वहाँ उसका आना, और भोपाल और अमेरिका उसका आए दिन आना जाना लगा होता है। लेकिन ज़्यादातर बेटा वो 2 महीने अगर अमेरिका रहता है तो 1 महीने वो भोपाल रहता है। मुझे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है बेटा, लड़का जो है दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जो बात है वो लड़के से करूँ। अब सरिता सुनती है तो अपने पापा से कहती है अगर पापा आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन पहले मैं लड़के की तस्वीर देखना चाहती हूँ। ऐसे सरिता के जो पापा रहते हैं वो सरिता से कहते हैं ठीक है बेटी, मैं लड़के की तस्वीर मंगा ले रहा हूँ और तुमको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ। और उसके बाद से जो सरिता के पापा होते हैं वो लड़के की फोटो मंगाते हैं और उसके बाद से सरिता के व्हाट्सएप पे वो भेज देते हैं। सरिता लड़के को देखती है तो एक ही बार में वो उसे पसंद कर लेती है। इधर सरिता की जो फोटो है वो भी लड़के को दिखाई जाती है। लड़का भी जो था वो सरिता को पसंद कर लेता है और देखते देखते दोनों की जो शादी है वो तय हो जाती है। और उसके बाद से वो दिन भी आता है, दोनों की शादी की जो डेट है उसको फिक्स कर दी जाती है। इधर जो लड़का है बड़ी धूमधाम से सरिता के घर बारात लेकर पहुंचता है। सरिता के जो पिता थे वो भी काफी ज्यादा पैसे वाले थे, बारातियों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि जितने भी बाराती आए हुए थे वो हर किसी को एक एक चांदी के सिक्के भी बांट रहे थे। हर कोई सरिता के पापा की बहुत तारीफ कर रहा था कि शादी देखी तो ऐसी शादियां नहीं देखी। सरिता के पापा ने कई लाख रुपया अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर दिया था और लड़के को भी 1 करोड़ रुपया दहेज दिया था। लड़के को भी काफी ज्यादा उन्होंने दहेज दे रखा था
क्योंकि सरिता को जो पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे। इधर सरिता जो है वो भी ब्याह करके भोपाल चली जाती है। भोपाल में उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जब वो भोपाल जाती है तो वो देखती है कि भोपाल में उसे कोई भी काम करना नहीं होता है। हर काम के लिए वहाँ पर नौकर चाकर लगे होते हैं। ये देखकर सरिता को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सरिता भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके पापा ने उसके लिए इतना अच्छा लड़का वर चुना है। क्योंकि दोस्तों हर लड़कियां चाहती हैं, लड़कियों का भी सपना होता है कि वो ससुराल जाए तो उन्हें कोई भी काम करना ना पड़े। इसी तरह हर लड़कियों का सपना होता है कि उन्हें बैठकर खाने को मिले, कोई काम ना करना पड़े। अब सरिता की जो जिंदगी थी वो एक बैग ऐसे पलट जाती है कि सरिता जो थी बिल्कुल रानी की तरह अपने ससुराल में रहती है। सरिता को जब भी नाश्ता करने की जरूरत पड़ती, सरिता एक फोन कर देती। नौकर जो होते हैं सरिता के कमरे में नाश्ता पानी लगा जाते हैं और उसके बाद से जो प्लेट होती है, कुछ देर के बाद नौकर आते और वो प्लेट को ले जाकर किचन में रख दिया करते। सरिता कोई भी काम नहीं करती। अब सरिता जो है इस तरह बैठे बैठे घर में बोर हो जाया करती, क्योंकि जो सरिता का पति था वो ज्यादातर विदेशी रहता था, यानी कि वो 2 महीने अमेरिका रहता तो 1 ही महीने वो भोपाल रहता। अब इसी तरह पहले तो शुरुआती दिनों में जब नई नई शादी हुई थी तो 1-2 साल तो सरिता और उसके जो पति था, जिसका नाम करण होता है, सरिता और करण के बीच में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब भी उसको छुट्टी मिलती, हर 2 महीने 3 महीने की छुट्टियों, हर 2-3 महीने के बाद से करण जो है वो भोपाल आया करता, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताया करता। लेकिन जैसे जैसे इनके रिश्ते को वक्त बीतता है, 1-2 साल 3 साल का वक्त बीत जाता है, उसके बाद से जो करण है, इधर जो करण जो है वो लंबी लंबी छुट्टियों के बाद आने लगा था। यानी कि करण जो है 6-6 महीने, कभी कभी तो अब करण को साल साल भर हो जाते अमेरिका से अपने घर लौटते हुए। अब सरिता जो थी वो अकेले बिल्कुल परेशान, और वो अपनी तन्हाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सरिता अपने पति से काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी करती कि आप बिल्कुल मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो करण कहता कि ये बताओ मैं काम करूं या तुम पर ध्यान दूं, आखिर में तुम्हें चाहिए क्या? घर में सब कुछ नौकर चाकर हैं, घर में सारो ऐशो आराम है, घर में एक कार खड़ी होती है, तुम्हारा जहां मन करे, तुम्हारा जब मन करे तुम ड्राइवर से बोलो, वो तुम्हें वहां लेकर जाएगा, घूमो फिरो ऐश करो। सरिता अपनी निगाहें जो है वो नीचे कर लेती है और कहती है, अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे किस चीज की जरूरत है। उसके बाद से जो उसका पति है वो अपने काम में बिजी रहता है और सरिता इधर घर में अकेली अपनी तन्हाइयों से परेशान थी। सरिता के घर में एक नौकर जो है वो बहुत सालों से काम कर रहा होता है, जिसका नाम भोला होता है। भोला जो था, घर के जो भी काम होते, सब्जी लाना या मालकिन को कहीं भी बाहर जाना है या कहीं भी उनको घूमने जाना है, तो जो भोला है वो घर का सारा काम किया करता और स्पेशली वो मालकिन का स्पेशल नौकर था। यानी कि कहीं भी सरिता को अगर जाना होता तो भोला को साथ में लेकर जाती। कोई भी काम होता तो जो सरिता होती वो भोला से ही कहती, भोला जो उसका काम है वो चुटकियों में कर दिया करता। एक दिन सरिता अपने नौकर भोला से कहती है कि भोला देखो ना, घर में कितने ज्यादा जाले हो गए हैं, तुम एक काम करो, अगले रविवार को तुम सारे जालों को साफ कर दो, क्योंकि जालों से घर में बरकत नहीं आती है। एक काम करो, सारे जालों को तुम अगले ही रविवार के दिन पहली फुर्सत में सारे जालों को तुम दीवारों से हटा दो। उसके बाद से जो भोला होता है कहता है कि मालकिन आप सही कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था बहुत दिनों से। चलिए मैं जैसे ही इस बार अगला रविवार आएगा, मैं पहला काम करूंगा, कमरों से सारे जालों को एक एक करके साफ कर दूंगा। उसके बाद से अगले हफ्ते के बाद से रविवार का दिन आता है। जो भोला जो है वो झाड़ू लेकर वो स्टूल पर चढ़ जाता है और सारे जालों को वो साफ करने लगता है। वो एक एक कमरों को वो साफ करता जाता है। उसके बाद से एक बैग जालों को साफ करते करते भोला का झाड़ू जमीन पर गिर जाता है और भोला जो है वो 2 स्टूल लगाकर वो काफी ऊंचाइयों पे चढ़ा हुआ होता है। इस कारण से भोला जो है वो जमीन में आकर झाड़ू को नहीं ले पाता है। वो अपनी मालकिन को वहीं से आवाज देता है कि मालकिन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो थोड़ा सा मेरे कमरे में आ जाइए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसके बाद से जो मालकिन होती है वो भोला के पास पहुंचती है। भोला जो है वो कहता है कि मालकिन मुझे झाड़ू उठाकर दे दीजिए। अब जो मालकिन होती है वो भोला को झाड़ू उठाकर दे देती हैं।
अब जैसे ही मालकिन जो है भोला को झाड़ू उठाकर दे रही होती है, तभी देखती है कि जो भोला है वो लुंगी लपेटे हुए हो। भोला जो है वो लुंगी लपेटा हुआ है और भोला जो है अंदर कुछ भी पहना नहीं हुआ होता है। इसीलिए भोला को जो भी मेन सामान होता है, यानी कि जो भी उसका सामान होता है, उसकी मैडम को दिख जाता है। अब जैसे ही वो भोला का सारा सामान देख लेती हैं, अब उसकी मैडम जो है बिल्कुल शर्मा जाती है और तुरंत जो है भोला को झाड़ू देकर वो अपने काम में वो कमरे से बाहर आ जाती हैं। कमरे से बाहर आने के बाद से वो केवल यही सोच रही थी और बिल्कुल घबरा रही थी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पति के अलावा कभी भी किसी की ये चीजें नहीं देखी थी। अब उसके बाद से जो सरिता है वो ना चाहते हुए बार बार उसको उसको भोला का ख्याल आता है और उसके बाद से सरिता जो है वो जब वो सोने जाती है तो उसके बाद से उसको नींद नहीं आती है और उसको भोला का जो उसने सामान देखा था वो उसके सपनों में आता। बिल्कुल जो सरिता होती है वो उसका ये सामान देखकर बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है अब वो क्या करे। तो ज्यादा इस चीज से भागने की कोशिश करती है, उसको भूलने की कोशिश करती है इसने जो भी देखा हुआ था, लेकिन फिर भी जो सरिता होती है वो भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो ख्याल है वो बार बार भोला के सामान के ऊपर चला जाता। उसके बाद से जो सरिता थी वो भोला का सामान देखकर उसकी जो नीयत है वो थोड़ा खराब होने लगती है, उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी मचलाने लगती है, उसके जो तन बदन में पता नहीं कैसा करंट दौड़ने लगता है। जब भी सरिता अपने बेड पर सोती वो भोला के सामान को याद किया करती। ऐसा ही तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन जो सरिता थी वो लाख कोशिश करती है भोला के सामान को भूलने की, लेकिन वो भोला के हथियार को भूल ही नहीं पा रही थी। वो जब भी सोती उसके मन में हमेशा भोला का हथियार उसके सामने आ जाता। अब उसके बाद से वो भोला के हथियार को याद करके फिर सोती। अब उसके बाद से वो धीरे धीरे वो कोशिश करती है भोला के करीब जाने की। एक दिन वो भोला को पैसा देती है और भोला से कहती है कि तुम एक काम करो भोला, मेरे लिए जाकर एक ब्रा खरीद लाओ। अब उसके बाद से भोला जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है कि उसकी मालकिन ये उससे क्या मंगवा रही है, लेकिन मालकिन का ऑर्डर था तो भोला भला मना कैसे कर सकता था। अब जब भोला था वो अपनी मालकिन की ब्रा खरीदने बाजार जाता है और मालकिन का सामान लेकर मालकिन को लाकर दे देता है। और उसके बाद से जो मालकिन थी वो भोला से कहती है कि भोला तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं पहनूंगी तो मेरे ऊपर कैसा लगेगा। अब भोला जो है शर्मा जाता है और उसके बाद से मालकिन के पास से उनकी बातों को इग्नोर करके वो चला जाता है, अपने काम में लग जाता है। उसके बाद से वो जो सरिता थी आए दिन कोई ना कोई बहाने बनाकर वो भोला के पास जाने की कोशिश करती। एक दिन वो भोला से कहती है भोला मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, भोला एक काम करो मेरे पैरों में तुम तेल लगा दो। अब भोला जो है वो कहता है ठीक है मालकिन, आप एक काम कीजिए, आप अपने बेड में चलिए, आप अपने बेड पर आराम कीजिए, मैं तेल गर्म करके लेकर आता हूँ। अब भोला जो है किचन में जाता है, तेल गर्म करता है और तेल गर्म करके लाता है तो देखता है कि जो मालकिन है वो बिल्कुल वो छोटी सी नाइटी पहने हुए, जिसमें उनकी बिल्कुल बदन ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बिल्कुल भी उनकी टांग खुली हुई है। भोला ये देखता है तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। मालकिन कहती है भोला आओ मेरे पैरों में तेल लगा दो, मैंने पैरों को खुला छोड़ रखा है। अब जो भोला था वो कुछ भी कह नहीं पाता है और मालकिन के पैरों में तेल लगाने लगता है और उसके बाद से तेल लगाते लगाते जो मालकिन थी वो मालकिन के हथियार को भी वो टच कर देता है और उसके बाद से जो मालकिन थी वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। उसके बाद से जो सरिता थी वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद से वो भोला का हाथ पकड़ के अपने इधर उधर अंगों को छुलाने लगती है, अपने अंगों को सहलाने लगती है। भोला कहता है कि मालकिन आप ये क्या कर रही हैं। मालकिन कहती है, सरिता कहती है भोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, भोला तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, उसके बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। भोला कहता है कि मालकिन मुझे गलत समझ रही है, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकता। आप मेरी मालकिन है, आपका मैं नमक खाता हूँ और मैं आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझसे कहेंगी तो मैं आपकी के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से नमक हलाली नहीं कर सकता हूँ। मालिक जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मालिक हमेशा मेरे एक कहने पे हमेशा वो काम कर दिया करते हैं। मैंने कभी भी उनसे पैसे भी मांगे तो उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। मैं मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
मालकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आज के बाद आपके घर भी नहीं आऊँगा और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद से जो और उसके बाद से जो भोला होता है वो अपने सारे सामान को बांधने लगता है और वो जाने की तैयारी करता है। तभी जो सरिता थी उसको एहसास होता है कि सरिता जो है वो कितनी ज़्यादा गलत थी और वो अपने हवस के चक्कर में वो क्या कर रही थी। उसके बाद से वो भोला के पास पहुंचती है और भोला से माफ़ी मांगती है कि भोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आज भी ज़माने में इतने खुददार लोग हैं। भोला मैं ही बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। भोला तुम ये घर छोड़कर मत जाओ, वरना जो तुम्हारे मालिक है वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। भोला अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें क्या फैसला लेना है। भोला भी कुछ देर सोचता है और उसके बाद से जो मालकिन को है भोला माफ़ कर देता है और उसके बाद से जो सरिता थी उसको भी अपनी गलतियों का पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियों के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल ऐसे ही किसी और घटना के साथ, इसी समय पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।